हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग चला रहे हैं बीपीएससी का चल रहा है आस्था आईएएस का सीरीज, जो मेंस के लिए है। नोट्स है, हिस्ट्री का इसमें नोट्स दिया हुआ है। और इस नोट्स में जो फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया या फिर जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी, तो ये सभी जो प्रमुख पर्सनालिटीज हैं इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में आती है। तो उसके लिए इसका आस्था ये इसका बहुत अच्छे नोट्स है। इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी और पब्लिकेशन या किसी और कोचिंग का नोट्स को हम लोग पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर को भी इसमें देखेंगे। सारा हिस्ट्री का जितने भी टॉपिक है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अब महात्मा गांधी हो गया है इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में पंडित नेहरू जी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं और इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो पंडित नेहरू जी के बारे में सबसे पहले ये 4 पॉइंट है, जिसमें है राष्ट्रवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और तटस्थ नीति। तो इन चारों जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पंडित नेहरू ने राष्ट्रवाद के बारे में इन्होंने क्या विचार रखते थे, समाजवाद के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में तथा तटस्थ नीति के बारे में इनके क्या विचार थे, इनके क्या ओपिनियन थे, इसको हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद जो था उसके बारे में, उसके कारण, उसके परिणाम और उसके विभिन्न राजनीतिक चेतना क्या हुआ, राजनीतिक उदय किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रवाद का एक्चुअली कारण क्या था, तो यह होता है जो प्रगतिशील सक्रियता की नीति होती है। राष्ट्रवाद प्रगतिशील सक्रियता की नीति होती है और इसी राष्ट्रवाद का ही परिणाम रहा कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, बहुत सारे सामाजिक चेतना को जागृत किया गया, अर्थात समाज में लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो आधुनिक राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय हित की बातें हो रही हैं या फिर राष्ट्रीयता की बातें होती हैं, राष्ट्रीयता समर्थन की बातें होती हैं, तो इसी का रिजल्ट रहा ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे, सामाजिक चेतना बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ था और फिर प्रगतिशील सक्रियता की नीति अपनाई गई थी। इन्हीं सब का देन है, इन्हीं सब की वजह से अभी हमारा राष्ट्र का निर्माण भी हो पाया है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक चेतना है इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला तो चेतना, जो कि खुद का बुद्धि का विकास होना, बहुत सारे लोगों में नैतिकता का आना, और दूसरा है संगठनात्मक नियंत्रण। तो एक जैसे किसी भी चेतना को उभार के लिए, किसी भी पॉजिटिव कार्य के लिए क्या होता है कि एक संगठन की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करना हो, सामाजिक कार्य जिसमें हो, उसमें बिना संगठन के पॉसिबल नहीं है। तो संगठनात्मक नियंत्रण भी करना जरूरी था और दूसरा था कि लोगों के बीच चेतना को भी जागृत करना था। तो राजनीतिक चेतना 2 प्रकार से हुआ, एक चेतना में वृद्धि करके और दूसरा संगठन बना करके। अब उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया हुआ है कि चेतना था उसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला लघु स्वरूप चेतना और दूसरा बृहद चेतना। तो जो लोगों में लघु स्वरूप चेतना आया था उसका परिणाम क्या रहा कि आदिवासी और छोटे छोटे स्तरों पे, लघु स्तरों पे किसानों का विद्रोह देखने को मिला। लोग अपने अधिकार के लिए, लोग अपने हक के लिए समझने लगे कि ये हमारा हक है, ये हमारी अधिकार है जो अंग्रेजों के द्वारा छीनी जा रही है, उसके विरुद्ध वो संघर्ष के लिए खड़े हो गए, जागरूक हो गए और फिर वो विद्रोह किए। बृहद स्तर पर जब चेतना का जागृति हुई, बहुत सारे लोगों के बीच चेतना की जागृति हुई, तो उसका परिणाम रहा 1857 का क्रांति, जो कि लगातार बहुत सारे एरिया में, लगभग नॉर्थ ईस्ट एरिया में 1857 का क्रांति देखने को मिला था, विद्रोह देखने को मिला था। और कहा भी था एक, इसी वजह से जो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे और बाद में जाकर के वो वायसराय भी बने थे, भारत के पहले वायसराय बने थे। तो उन्होंने कहा भी था, लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर सिंधिया और होलकर, सिंधिया जो कि
राजा थे, ग्वालियर के महाराज थे, और जो होलकर थे वो इंदौर के महाराज थे। तो सिंधिया जो कि ग्वालियर के महाराज थे और होलकर जो इंदौर के महाराज थे, इन दोनों अगर ने हमारा साथ नहीं दिया होता, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि अगर ये साथ नहीं दिए होते तो अगले दिन ही हमें अपना बोरिया बिस्तर समेत करके भारत को छोड़ना पड़ता, भारत को आजाद करना पड़ता। तो यह बृहद चेतना का ही प्रभाव था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ फाइनली उन लोगों को ये शब्द इस्तेमाल करना। जिस तरह इसी का इम्पैक्ट रहा कि मध्य भारत, मध्य प्रदेश के एरिया तरफ और साउथ में उतना अंग्रेजों का विरोध जोरदार नहीं हुआ जितना कि उत्तर प्रदेश और बिहार के, उड़ीसा और झारखंड के एरिया में। उस समय तो बिहार झारखंड एक ही था इन एरिया में जितना देखने को मिला था। अब ये हो गया चेतना। चेतना का ही था कि इतनी बड़ी मतलब क्रांति हुई, अंग्रेजों को फाइनली लगने लगा कि अब हम लोग भारत छोड़ सकते हैं अगर यहाँ के कुछ लोग, सिंधिया और होलकर जैसे लोग अगर धोखाधड़ी नहीं करते अपने लोगों के साथ। तो दूसरा है संगठनात्मक नियंत्रण। तो संगठनात्मक नियंत्रण में क्या किया गया कि 1837 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी बने 1837 में, और कांग्रेस का भी गठन किया गया 1885 में, क्योंकि किसी भी आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको लंबे समय तक ले जाने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों में सामाजिक धार्मिक सुधार करने के लिए किसी संगठन का होना बहुत जरूरी था। इसलिए इसका मतलब कि गठन किया गया 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी का, और फिर 1885 में आगे चल करके कांग्रेस का गठन होता है। अब थर्ड है विचारधारा। तो चेतना के आधार पर देखिए दो क्रांति देखने को मिल गई। संगठन के आधार पर ये दोनों इतनी बड़ी संस्थाओं का स्थापना उस टाइम हो गया। विचारधारा, लोगों की विचारधाराओं के आधार पर देखिए क्या क्या हुआ। तो लोगों की विचारधारा को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला पाश्चात्यकरण, दूसरा पुनरुत्थानवाद और तीसरा यथार्थवाद। तो लोगों की विचारधारा के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमीकरण, पुनरुत्थानवाद और फिर तीसरा है यथार्थवाद। पश्चिमीकरण का अर्थ है यह कि आर्थिक राष्ट्रवाद। इससे क्या हुआ, पश्चिमीकरण सभ्यता की वजह से क्या हो गया कि आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1885 जब कांग्रेस का गठन हुआ, तब से लेकर के 1905 ईस्वी तक इसका प्रभाव देखने को मिला। सेकेंड है पुनरुत्थानवाद। तो इसके तहत सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद था उसमें सुधार देखने को मिली, अर्थात कि भारतीय सांस्कृतिक के बदौलत जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, अंग्रेजों के खिलाफ कि हमारी संस्कृति को ये क्षति पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको विरोध करना है। तो इसका काल देखने को मिला 1905 से लेकर के 1915 ईस्वी तक। और फिर है यथार्थवाद, जिसमें क्या हुआ कि लोकप्रिय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें कोई मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत या फिर किसी समुदाय के बेसिस पे ना होकर के सब कोई मिल के मतलब सर्वहितैषी होकर के सर्वविदित हो गया। सब कोई को लगा कि नहीं अब राष्ट्रवाद का भावना अपनाया गया। फाइनली 1915 जब महात्मा गांधी भारत में एंट्री करते हैं, उसके बाद से लेकर के 1947 ईस्वी तक ये देखने को मिलता है। और इसके पहले क्या था कि अपना मतलब क्षेत्रीय आधार पे या फिर सामाजिक किसी का शोषण हो, उस आधार पे किसी विशेष समाज के वर्ग के लोग या किसी विशेष राजा या जमींदार या किसान या मतलब आदिवासी लोग ऐसे कर करके विद्रोह हो रहे थे। तो इस समय से 1915 से 1947 तक सभी लोग मिलकर विरोध किए। उसके पहले था पुनरुत्थानवाद 1905 से 15 के बीच। उस टाइम क्या हुआ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो जन्म हुआ था। उसके पहले 1885 से 1905 पश्चिमीकरण की वजह से, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो अंग्रेजी सीख रहे थे, उनकी सभ्यता वो को सीख रहे थे, जान रहे थे। तो धीरे धीरे उनके अंदर का जो खोखलापन था वो इनको देखने को मिली, समझने को मिली, जिसकी वजह से ये लोगों ने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है जो फाइनली हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई है। तो लोकप्रिय राष्ट्रवाद जो 15 से 47 तक जब जन जागृत हुआ, लोगों में ये भावना उभरी राष्ट्रीयता की, तब से लेके ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी संस्था की, इन दोनों का ही बहुत बड़ा रोल रहा है भारत की स्वतंत्रता में, भारत की
आज़ादी में कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें इसी दोनों के इर्द गिर्द घूमते हुए रही थी। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या फिर भगत सिंह, सुखदेव, जो लोग भी थे, तो एक ये मतलब ना कि बेसिक इनको मंच मिल गया था और इसके आधार पे कुछ लोग भले ही अलग अलग उनकी विचारधाराएं थी, परंतु वो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमते रह गया हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। और कहीं न कहीं लोग एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे। राष्ट्रवाद संबंधी नेहरू जी की मानसिकता संकीर्ण नहीं थी। राष्ट्रवाद को लेकर के नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो बिल्कुल भी संकीर्ण नहीं थी। पहला पॉइंट हो गया। उन्होंने देश को एक संतुलित, संयमित और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लोगों को एक बैलेंस लेकर के, अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उग्र भी नहीं हो जाना है, अब बहुत ज्यादा शांत भी नहीं हो जाना है, तो एक संयमित मार्ग लेकर के आदर्श राष्ट्रवाद की तरफ चलने के लिए लोगों को जागरूक किए, लोगों को प्रेरित किए, लोगों को उत्साहित किए। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद के विशिष्ट गुणों को भली भांति समझते थे, क्योंकि वे भारतीय इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। तो भारतीय लोगों के विचारों को, इनके राष्ट्रवाद के अंदर की जो भावना है उसको, और जो होती है ना इनकी संस्कृति को, भारतीय लोगों की संस्कृति को, क्योंकि वो सभी लोग तो भारत के ही थे, तो वो इतिहास की अच्छी जानकारी रखते थे, इसलिए इतिहास से बहुत सारी चीज समाज के बारे में, लोगों के बारे में जानने सीखने को मिलती है। तो वो इतिहास के अच्छे ज्ञाता था, इसलिए ये सब चीजों को वो समझते थे भली भांति। साथ ही साथ उनके पास पश्चिमी शिक्षा से भी शिक्षित थे वो, तो भारतीय लोगों को समझने के साथ साथ वो विदेशियों को भी, जो अंग्रेज थे उनको भी समझते थे, क्योंकि वो उनकी शिक्षा लिए थे और उनको अंग्रेजी आती थी, उनके साहित्य जानते थे, तो उन लोगों के बारे में भी वो अच्छे से जानते थे। इसके कारण व्यवहारिक जो मानवतावादी भी थे वो, और उनको इतनी सारी ज्ञान होने के बावजूद वो, उनके अंदर क्या थी कि मानवतावादी विचारधारा थी, इसलिए वे विश्ववाद एवं विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित थे। और चूंकि ये सारे मतलब कल्चरों को जानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि भले ही लोग कुछ भी करें, लेकिन जो मनुष्य है, जो मानवता है, उसका मूल जो है, जड़ जो है वो एक ही है। सबको शांति चाहिए, हर किसी को विकास चाहिए, इसलिए वो विश्व बंधुत्व और विश्ववाद की बात करते थे कि ये जो संकीर्ण मानसिकता कुंठा है, इससे लोग बाहर निकले, चाहे वो भारतीय लोग हों, चाहे ब्रिटिशर्स हों, या फिर विश्व की कोई भी लोग हों। तो इसलिए वो विश्व भाईचारा का बात करते थे। इसलिए नेहरू जी ने बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किए थे, क्योंकि वो बहुत सारे संस्कृतियों से, बहुत सारे देशों के कल्चर से, बहुत सारे लोगों की विचारधाराओं से परिचित थे। तो इसी का देन था कि उन्होंने बहुत सारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार करने में थोड़ी भी झिझक नहीं किया। उन्होंने सबको एक साथ रहने का सुनहरा मौका दिया और लोगों को भी प्रेरित किया कि सारे सांस्कृतिक अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ रहें और आपस में भाईचारा को बढ़ावा दें। उन्होंने कट्टर और धार्मिक राष्ट्रवाद को नकार दिया था। जैसे कि किसी भी कंट्री में क्या होती है, मैक्सिमम कंट्री में, कि उस कंट्री में अगर जिस समुदाय, जिस धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है, जनरली देखने को मिलता है कि उसी धर्म का उस देश में बोलबाला हो जाती है। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कट्टरपंथी होती है धर्म को लेके, और धार्मिक जो राष्ट्रवाद होते हैं, जैसे कि किसी एक धर्म को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे उसको संरक्षण प्रदान करना, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया था। उनका मानना था कि सभी लोगों को समान स्वतंत्रता देनी चाहिए, समान अधिकार देने चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास था कि राष्ट्रवाद में सांप्रदायिकता का जो समावेश अगर हो जाएगा तो यह अभिशाप बन जाएगा, और जब राष्ट्रवाद है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना होता है। उनको धर्म और कम्युनिटी, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवाद जो होते हैं वो स्वयं के लिए विनाशकारी होता है। उग्र राष्ट्रवाद किसी भी सेंस में कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता है, वो हमेशा विनाशकारी ही होता है।
पड़ोसियों के लिए भी विनाशकारी होती है अगर उग्र राष्ट्रवाद किया जाए तो, क्योंकि यही उग्र राष्ट्रवाद अगर उस टाइम किया जाता देश की आज़ादी के लिए, तो वो बाद में क्या होता है ना कि हमारे समाज में वो जड़ बना लेता उग्र राष्ट्रवाद। और आने वाले समय में जैसे हमारे पड़ोसी देशों में देखने को मिलती हैं आए दिन दंगे फसाद, बहुत सारी चीजें, तख्तापलट, सैनिक शासन देखने को मिलता है, वो भी भारत में भी होने लगता। इसलिए उग्र राष्ट्रवाद को नेहरू जी का मानना था कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए, भले ही अंग्रेजों से आज़ादी का ही क्यों ना बात हो, क्योंकि धीरे धीरे आज़ादी तो मतलब एक समय आएगा जब मिल ही जाएगा। उग्र राष्ट्रवाद जो होती है आक्रामक प्रसार करना चाहती है, जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना होती है वो आक्रामक प्रसार करना चाहती है, लेकिन समाज को सुधारना है, समाज को बदलना है। अगर कहा जाता है, ऐसा किसी ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो जंजीरें खुद ब खुद तोड़ देगा। तो अगर इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों को अगर कुछ मुट्ठी भर लोग गुलाम बना के रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर ये लोगों के अंदर जिस दिन राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी, उस दिन आज़ादी खुद ब खुद मिल जाएगी। उन्होंने संतुलित बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया और शासन व्यवस्था में उसे क्रियान्वित करने का प्रयास भी किए। जवाहरलाल नेहरू ने आदर्श राष्ट्रवाद को स्वीकार करके उग्र राष्ट्रवाद को स्थगित कर दिए। तो इस प्रकार से आदर्श राष्ट्रवाद को नेहरू जी ने स्वीकार किया और उग्र राष्ट्रवाद की भावना को उन्होंने स्थगित कर दिया था। उग्र राष्ट्रवाद जो होती है वो घृणा, जातिवाद, युद्धवाद जैसी बुराइयों को जन्म देती है, जो कि लॉन्ग टर्म अगर लंबे समय के लिए देखा जाए तो यह एक तरह से बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। इसके एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी देश इसके दंश को अभी भी झेल रहे हैं और वो आगे भी झेलेंगे, देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके यहाँ क्या होती है, उग्र राष्ट्रवाद होती है, घृणा होते हैं, जातिवाद होते हैं, युद्धवाद जैसी स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा दूरदर्शी थे। ऐसे ही नहीं, इन लोगों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़े विचारक थिंकर थे ये लोग, जिस कारण से क्या हुआ कि विभिन्न देशों ने अलग अलग रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है कि विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको ठेस पहुंचती है। अगर किसी एक कंट्री में बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में लोग क्षेत्रवाद, जातिवाद, बहुत सारी चीजें करने लगे, तो जहां उनकी आबादी होगी वो अपना एक तरह से खुद का संविधान का मांग करेंगे, खुद स्वतंत्र होने की मांग करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो वैश्विक बंधुत्व है या फिर किसी भी देश के लिए यह बहुत ही ज्यादा निगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि नेहरू जी बहुल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किए कि बहुत सारे सांस्कृतिक मानने वाले लोग, बहुत सारे समुदाय के क्षेत्र के लोग एक साथ रहेंगे और सबको आपस में भाईचारा का बढ़ावा देंगे। नेहरू जी का समाज, अब तो नेहरू जी का राष्ट्रवाद हो गया कि क्या थी उनकी राष्ट्रवाद, कैसी सोच थी। अब है नेहरू जी का समाजवाद। तो नेहरू जी समाजवाद के मैटर पे क्या विचार रखते थे, इनकी क्या सोच थी और इनकी क्या प्रवृत्ति थी। तो समाजवाद को भी 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला कल्याणकारी, दूसरा फेबियनवादी और तीसरा है साम्यवादी। तो अभी भी वैश्विक स्तर पे चल रही है, बहुत सारे समाजवाद चल रहे हैं। साम्यवादी जो कि कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है, फेबियनवादी जो कि सेंट साइमन, लुई ब्लां, जॉर्ज बर्नाइसा, सेंट साइमन, इन तीनों लोगों का। और फिर कल्पनावादी या फिर कल्याणवादी जो है, कल्पनावादी का, इसको ये गलत है तो यहाँ पे हो जाएगा कल्पनावादी, तो कल्पनावादी रॉबर्ट ओवल का दिया हुआ है। तो इन तीनों समाजवाद की जो विचारधाराएं हैं, इनमें से नेहरू जी की समाजवाद किसको सपोर्ट करती थी या फिर इनकी क्या सोच रखती थी, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि नेहरू जी का क्या समाजवाद के प्रति सोच था। तो नेहरू जी ने समाजवाद की कल्पना को साम्यवादी नेताओं के समान स्वीकार नहीं किया था। तो ये 3 यहाँ पे हो गए,
कल्पनावादी, फेबियनवादी और साम्यवादी। तो नेहरू जी ने जो समाजवाद के तीनों विचार थे, कल्पनावादी, फेबियनवादी और फिर साम्यवादी, इसमें से जो साम्यवादी लोग थे तो उनके जैसा इसको स्वीकार इन्होंने नहीं किया, बल्कि उसे फेबियनवादी तरीके से स्वीकार किया। अर्थात कि नेहरू जी साम्यवादी चाहते थे, अर्थात समानता चाहते थे लोगों के बीच में, परंतु उसमें भी बहुत सारे नकारात्मक चीजें निकल के आई हैं, जैसे कि रसिया, चाइना हम लोग देख ही रहे हैं, वहां पे राजतंत्र हो चुका है, बस कहने के लिए लोकतंत्र रह गई है। भले ही उनकी देश तरक्की कर रही हो, अलग मैटर है। तो उन्होंने साम्यवादी को स्वीकार तो किया, परंतु फेबियनवादी तरीके से स्वीकार किया, अर्थात कि जो फेबियनवादी के भी कुछ अच्छे कंसेप्ट थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। वैसे भी भारत बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ पे चाहे यहाँ के संविधान हो या कोई भी चीज हो, बहुत अच्छा, यहाँ की संस्कृति हो या फिर यहाँ का धर्म हो, यहाँ का जो भी हो, सब जितने भी धर्म है, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी देश है, वहां से अच्छे अच्छे चीजें ये ग्रहण कर लेता है भारत देश। तो इसी पर यहाँ की अर्थव्यवस्था भी इसी सेंस में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना पूंजीवादी है ना साम्यवादी है, तो मिश्रित है। उसी तरह से इन्होंने साम्यवादी स्वीकार किया, परंतु फेबियनवादी के तरीके से, जिससे उनका उद्देश्य क्या हुआ कि राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करना था, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि हमारा जो समाज है सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना हो, वो सामाजिक स्तर पर भी स्वतंत्र हो। इसलिए उन्होंने साम्यवादी को फेबियनवादी तरीके से स्वीकार किए थे। उनका स्पष्ट मानना था कि आर्थिक जो स्वतंत्रता होती है उसके अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। सही बात है, कोई भी राजनीतिक कार्य के लिए, कोई भी संगठन के लिए या फिर कोई भी कार्य के लिए अर्थ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप अच्छे विचारक हैं, अच्छे थिंकर हैं, समाज सुधारक हैं, तो भी आपको अर्थ की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो इसलिए कोई भी राजनीतिक अगर स्वतंत्रता चाहिए लोगों को, तो उसके लिए अर्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोनों को बैलेंस वे में जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट किया था। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से राजनीतिक आर्थिक लक्षणों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए नेहरू जी का मानना था कि समाजवाद जो मार्क्सवाद से भिन्न लोकतांत्रिक समाजवाद था, तो मार्क्सवाद का जो समाजवाद था उससे इन्होंने भिन्न माना अपना समाजवाद, और इसको लोकतांत्रिक समाजवाद इन्होंने के नाम से इन्होंने जाना था, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत क्या होती है, तो श्रम एवं पूंजी का समान वितरण किया गया है लोगों के बीचों में, जनता के बीच में श्रम और पूंजी का समान वितरण किया गया है। अर्थात कि पूंजी जैसे कि भूमि है, तो पहले क्या था, बहुत बड़े जमींदार हैं, सारे भूमि उनकी है, बाकी सारे लोग मजदूर हैं, तो उसका भी समान वितरण एक तरह से किया गया। नेहरू जी ने रूसी समाजवाद, जो रूस का समाजवाद है, उसका अंधाधुंध नकल नहीं किया, क्योंकि रूस में भी तो समाजवादी हैं, परंतु उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसलिए अभी भी जो वहाँ के हैं पुतिन जी, तो वो 2037 तक वहां पे शासन करेंगे। तो एक तरह से वो कहाँ लोकतंत्र रह गया, नाम के बेसिस पे बस वोट होता है। नॉर्थ कोरिया का भी वही हाल है, चाइना का भी वही हाल है, एक ही लोग बना हुआ है कब से वहां का प्रधानमंत्री, तो वो एक तरह से राजा है, खुद को राजा वो लोग समझते हैं। वो अलग बात है कि वहां का कंट्री जो है ग्रोथ कर रही है। तो नेहरू जी ने समाजवाद का अनुकरण किया, परंतु ऐसा नहीं है कि अब एकदम नया नया आजाद हुए तो किसी भी समाजवाद का अंधाधुंध नकल नहीं किया, बल्कि उन्होंने रूसी साम्यवाद द्वारा जो समान धन का वितरण किया गया उसे सोवियत संघ को कोई कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि वही चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि उन्होंने अंधाधुंध नकल नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि जो रूसी साम्यवाद है उसके द्वारा जो धन का समान रूप से वितरण किया जाता है उसको सोवियत संघ कोई कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित नहीं हुआ है, जो 1990 में सोवियत संघ के विघटन से साबित होता है। तो वहां भी धन का जो था ना, रूस का जो था धन, तो वो सब में समान रूप से वितरण हो रहा था,
पर कहने के लिए था। ऐसा नहीं हुआ। इसी का फल रहा, परिणाम रहा कि 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे देशों और खंडों में वही जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना है जिसकी बदौलत वो बंट गए थे। परंतु नेहरू जी उस टाइम तक तो वो जीवित भी नहीं थे, फिर भी वो 30-40 साल पहले ही इतनी अच्छी, इतनी दूरदर्शी सोच रखते थे कि भारत का अभी तक विखंडन नहीं हुआ, भारत में जो है सैन्य तख्ता पलट नहीं हुआ। तो ये गांधी, नेहरू और फिर और भी जो उस समय पटेल वगैरह जितने भी नेता थे लोग, इन लोगों की दूरदर्शी सोच का ही देन रहा है कि भारत अभी तक एग्जिस्ट करता है, जैसा आजादी के समय लोग इसके लिए सपना देखे थे। इससे स्पष्ट होता है कि समाजवादी मात्र के कोई अर्थव्यवस्था लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो इसे क्लियर कट कहा जा सकता है कि समाजवादी है, सब में धन समान रूप से वितरित कर दिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सब वहां पे खुश रहेंगे और फिर आंदोलन और अलग होने का बात नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल रूस है कि 1990 में छोटे छोटे खंडों में बट गए थे, उसी में से यूक्रेन निकला था, जो अभी इतना लंबा संघर्ष रशिया के साथ चल रहा है, दो सालों से चल रही है। इसका खमियाजा पूरा विश्व ग्लोबल स्तर पे देखने को मिल रहा है। लोक कल्याणकारी नहीं हो सकता, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी उत्पादन में बढ़ोतरी की जाती है, जिससे धन में वृद्धि हो सके तथा पुनः अर्जित धन का समुचित तरीके से वितरण किया जा सके। तो मानना था इनका कि ऐसा नहीं है कि आपको जो मिल रहा है धन वो सब में समान वितरित कर दिया गया तो लोक कल्याणकारी राज्य बन गया, नहीं, बल्कि जरूरत ये है कि जो भी उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, जो भी इनकम में बढ़ोतरी होती है, उससे धन में और वृद्धि की जानी चाहिए। जैसे कि पूंजीपति हैं तो पैसे अपना इन्वेस्ट करके नया मैन्युफैक्चर करें और उसको बढ़ावा दें, और जो पुनः अर्जित, जो दोबारा अर्जित धन होता है उसको समुचित तरीके से वितरण किया जाए ताकि विकास भी हो सके और गरीबों का कल्याण भी हो सके। जैसे भारत में होती है कि सरकार टैक्सेस वगैरह ले लेके और गरीबों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं। नेक्स्ट है कि अपने इसी समाजवादी अवधारणा के तहत नेहरू जी ने नियोजित विकास के लिए 1950 में मंत्रिमंडलीय संकल्पना के आधार पर एक योजना आयोग का गठन किए थे ताकि समाजवादी विकास हो सके। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो निम्न आय वर्ग के अंतर्गत रहते हैं, उनको समाज में उनके अस्तित्व को बरकरार किया जा सके और उनको मौका अवसर मिल सके। तो उसके लिए योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया था। इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का सकारात्मक विकास हुआ और इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बल दिया गया, नाम दिया गया। देखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो इसमें पूंजीपति भी रहेंगे और फिर समाजवादी भी है, क्योंकि समाज में अब पूंजीपति को हटा देंगे, सबको बराबर कर देंगे तो फिर विकास कैसे होगी, वो तो नहीं हो पाएगी। और लोगों में प्रवृत्ति होती है अपना धन जो अर्जित कर रहे हैं अपने पास रखने की, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो युद्ध होना तो लाजमी है। तो इसलिए दोनों प्रकार के लोगों को रखा गया और सरकार ने कुछ पैसे टैक्सेस के रूप में लेकर के गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर दिए, योजना आयोग के माध्यम से लक्ष्य रख के। इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई और ये नेहरू जी का ही सोच था। नेहरू जी के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा निजी उद्योगों पर कर लगाने और उन्हें वसूलने की अपेक्षा राष्ट्र के विकास के लिए पूंजी पर नियंत्रण आवश्यक था। तो नेहरू जी का मानना था कि जब समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा तो उस समय जो निजी उद्योग थे उस पर कर लगाने और वसूलने के बजाय क्या होना चाहिए कि जितनी पूंजी है, राष्ट्रीय स्तर पे जो पूंजी होती है उस पूंजी पर नियंत्रण करना आवश्यक था। इसलिए नेहरू जी ने क्या किया कि विभागीय उपकरण लगाए, जैसे कि DRDO, इसरो, बहुत सारे निगम, BSNL, MTNL और लोक उपक्रम की स्थापना की। अर्थात कि नेहरू जी का मानना था कि बहुत सारे जैसे कि अपना निजी कंपनी बना के बैठे हुए लोग हैं, मालिक हैं बहुत सारे फैक्ट्रियों के,
तो उनसे टैक्स एक लिमिट में ही वसूला जा सकता है। तो सिर्फ उनसे ही अगर पूंजी वसूला जाएगा तो फिर लोक कल्याणकारी करने के लिए, कार्य करने के लिए पैसों की हो सकती है कुछ कमी आ जाए, क्योंकि वो अपने मन का मनमाना ढंग से करने लगेंगे। उनकी सारी संपत्ति तो नहीं ली जा सकती। तो इसके लिए इनका मानना था कि क्यों नहीं हमारी बहुत सारी खुद की सरकारी कंपनियां हो, सरकारी संस्थाएं हों, पूंजी का सरकारी स्तर पर निर्माण हो बहुत बड़े बड़े। तो पूंजी पे ही ये नियंत्रण करना चाहते थे, ना कि लोगों के पूंजी पे नियंत्रण करना था। तो इसलिए नेहरू जी ने DRDO की स्थापना किया, इसरो की किए, निगम और BSNL जो दूरसंचार से इस सब रिलेटेड, MTNL और लोक उपकरण जितने भी हैं, अभी जो नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, उनको स्थापना इनके द्वारा किया गया। इस प्रकार नेहरू जी का जो समाजवाद था, समाजवाद अधिकारवाद की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल डालता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नेहरू जी का जो समाजवाद था, समाज के प्रति उनकी जो सोच थी वो ना ही साम्यवाद थी, ना ही फेबियनवाद थी, बल्कि वो अधिकारवाद की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया था। मतलब जैसे पूंजीपति हैं, उनके पैसे आप सोच ले रहे हैं सारे के सारे 50% या 60%, तो एक तरह से उनको लगेगा कि हमारा शोषण हो रहा है, तो उनका क्यों शोषण करना, उससे अच्छा सरकारी संस्थाओं का निर्माण हो, सरकारी जो है बहुत बड़े बड़े कंपनियों का निर्माण हो, जैसे कि हुआ भी है नवरत्न महारत्न सब, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स करके और इनकम हो, उस इनकम का बहुत सारे उपयोग हो सके भारतीय विकास। इस प्रकार नेहरू जी ने अधिकारवाद के कंपैरिजन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल उन्होंने दिया था कि हर व्यक्ति को भारत में आजादी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो मार्क्स के समाजवाद से बहुत ही भिन्न था। मार्क्स का जो समाजवाद था उससे जो नेहरू जी का समाजवाद का कंसेप्ट था, विचार था, उनकी जो सोच थी वो बहुत ही ज्यादा अलग थे। इस प्रकार नेहरू जी ने समाजवाद की स्थापना के लिए बल अथवा हिंसात्मक साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे, और इस प्रकार वो नहीं चाहते थे कि समाजवाद के निर्माण के लिए कोई भी हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाए या फिर किसी भी तरीके का कोई आंदोलन किया जाए। इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से इसका निर्माण चाहते थे समाजवाद का। तो चलिए हम नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट जो है वो है धर्मनिरपेक्षवाद या फिर पंथ निरपेक्ष। तो धर्म के बारे में नेहरू जी का क्या ओपिनियन था और नेहरू जी धर्म के बारे में क्या सोचते थे। तो नेहरू जी का ओपिनियन था ब्रिटिश औद्योगिकरण क्रांति। अब इससे उनके ओपिनियन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ आ जाएगी कि नेहरू जी क्या सोच रखते थे धर्म के बारे में। तो इसमें जो था आर्थिक अवधारणा, दो भाग में से यहाँ पे पढ़ा जाएगा इसको, ब्रिटिश औद्योगिकरण क्रांति और फिर आर्थिक अवधारणा। तो नेहरू जी व्यवहारिक मानवतावादी थे। नेहरू जी व्यवहारिक मानवतावादी थे, वो व्यवहार में जो मानवतावादी कंसेप्ट है उसको मानते थे, इसलिए सांप्रदायिकता से वे भली भांति परिचित थे। ठीक, तो वो सांप्रदायिकता को अच्छे से समझते थे कि सांप्रदायिकता में क्या होती है, किसको बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए पंडित नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, क्योंकि पंडित नेहरू को पता था कि कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म जो है वो मानवतावादी के बेस पर तो उसकी स्थापना हुई थी, परंतु धीरे धीरे उसमें आडंबरों ने धर्म को ज्यादा प्रमुखता देती है, धर्म के जो नियम कानून होते हैं उसको ज्यादा प्रमुखता देती है एज कम्पेयर टू मानवतावादी। अगर धार्मिक चीजों के लिए हिंसा हो रही है तो कुछ लोगों का मानना होता है कि हिंसा होने दो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नेहरू जी के अनुसार क्या आनी चाहिए, मानवतावादी आनी चाहिए, मानवों का तकलीफ समझना चाहिए, मानवों के अधिकार हक को सर्वोपरि रखना चाहिए, उसके बाद ही धर्म या सांप्रदायिकता का बात करनी चाहिए। तो इसलिए नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि सांप्रदायिकता में मानवतावादी कहीं न कहीं उसको खतरा पहुंचता है, मानवतावादी के हित को खतरा पहुंचता है। भारत एवं उसके इतिहास का अच्छा ज्ञाता होने के कारण पंडित नेहरू ने भारतीय संस्कृति के सहिष्णुता एवं समन्वयन करने की क्षमता से प्रचलित थे। तो उन्हें भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय समाज और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी थी, इसलिए वो जानते थे कि भारतीय समाज कितना लचीला है और कितना समन्वय कर सकता है। उन्होंने अनुभव किया था कि भारतीय समाज में
अनेकता एवं एकता समाहित है। तो उन्हें पता था कि भारतीय समाज में एकता भी है तो अनेकता भी है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए स्वतंत्रता के बाद उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के विकल्प का चयन किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर धर्मनिरपेक्षता की जगह पर किसी भी धर्म का अगर सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आने वाले समय में कट्टरपंथी देखने को मिलेंगे। समाज में घृणा की जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलेगी और फिर दंगे फसाद और बहुत सारे राष्ट्रवाद की भावनाएं यहाँ पे पनपेगी। इसलिए इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट किए थे। नेहरू जी का विचार था कि भारत इन्हीं गुणों की शक्तिशाली को अपना करके एक शक्तिशाली राष्ट्र और विश्व में अपना अलग पहचान और नाम बनाएगा, कि जहां बहुत सारे देश एक संस्कृति एक सभ्यता को लेकर कैरी कर रहे हैं, वहीं भारत जैसा देश बहुत सारे संस्कृति को लेकर के कैरी कर रहा है और विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। उनका विचार था कि प्रजातंत्र, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेहरू जी का मानना था कि प्रजातंत्र अर्थात प्रजा के शासन, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ये सभी मिलकर ही भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। अगर भारत में मतभेद होते रहेंगे तो फिर शक्तिशाली राष्ट्र भारत कैसे बनेगा? जिसका आधार होगा मानवीय गुण होंगे, ना कि यहाँ सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद होगा, बल्कि मानवीय गुण होंगे। मानवों के गुण के आधार पे भारत क्या होगा? शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, ना कि यहाँ पे क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और जाति धर्म के आधार पे। पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ जॉन बी हेलियोक के प्रतिमा मॉडल को अपनाया था। तो पंडित नेहरू जी ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ जॉन बिन होलियोक जो थे उनके प्रतिमा को अपनाए थे। इसके अंतर्गत राष्ट्र और शासन को धर्म से तटस्थ रखा गया, और जो कि भारत की बहुत ही ज्यादा और बड़ी खूबसूरती है कि भारत का जो राष्ट्रीय स्तर पे इसको, या हमारा जो संविधान है धर्म से अलग रखता है, वो धर्म को अपने में समाहित नहीं किया हुआ है, वो तटस्थ है, क्योंकि ये व्यक्ति का पर्सनल निजी मामला होता है धर्म, और व्यक्ति को अपना धर्म मानने का पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इसके बावजूद भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में धर्म के तत्वों का प्रयोग होता रहा है, वो अभी भी हो रहा है। कट्टरपंथी का बढ़ावा कुछ विशेष वर्गों द्वारा या फिर कुछ लोगों द्वारा जो समाज में अशांति फैलाना चाहते हैं, वो इस तरह के कुकृत्य करते रहते हैं और हमेशा होते रहेगा, क्योंकि समाज में सभी लोग एक सोच के, एक विचार के नहीं होते हैं। वास्तव में यह पंडित नेहरू की व्यक्तिगत असफलता नहीं है, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नेहरू जी के इतने दूरदर्शी और इतने अच्छे थिंकर और विचार होने के बावजूद, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता होने के बावजूद अभी तक 100% सफलता नहीं मिल सकी है हमारे समाज को। हमारा समाज अभी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाया है, क्योंकि कानूनी रूप से तो धर्मनिरपेक्ष है भारत, परंतु सामाजिक स्तर पे जब तक हमारा समाज धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, धर्म को सिरे से मतलब एक दूसरे के धर्म को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, खुशी खुशी नहीं अपना लेता है, तब तक सफल नहीं हो सकता है। तो इसमें नेहरू जी का कुछ विचार तो सफल, मतलब 100% सफल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ कुछ कहीं ना कहीं कुछ वो सक्सेस जरूर हुए हैं। और इसका मतलब कि जो परिणाम ऐसा क्यों हुआ, इतने अच्छे कानून के बावजूद ऐसा क्यों हुआ, तो उस सबको बहुत सारे परिस्थितियां रही हैं जिनकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल जी थे और राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन दोनों लोगों के नेतृत्व में एक रूढ़िवादी गुट क्रियाशील थे। तो चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों लोगों के नेतृत्व में एक रूढ़िवादी क्रियाशील गुट तैनात थी, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि सभी लोग नेहरू जी जैसा ही सोच रखते थे। कुछ लोग थे जो इनके से भिन्न सोच रखते थे, क्योंकि इतनी पुरानी परंपरा है, इतने पुराने लोग कुंठित है धर्म को लेकर के, तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, उस कुंठा को निकलने में वक्त लगेगा। तो इन लोगों दोनों लोगों के नेतृत्व में मतलब रूढ़िवादी चीजें क्रियाशील थी,
और पाकिस्तान के निर्माण में भी एक रूढ़िवादी मानसिकता को ही सक्रिय कर दिया गया था जिन्ना के द्वारा। तो इन सब का भी देन रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज से अभी भी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता को नहीं अपना पाया है, जिस कारण से क्या हुआ कि धर्मनिरपेक्षता का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो सका है अभी तक। बस वो कानूनी रूप से है, कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक नहीं हुआ है। नेहरू जी सांप्रदायिकता को बाह्य आक्रमण से ज्यादा खतरनाक मानते थे, और सही बात है, क्यों ना हो, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले, मुगलों के आने से पहले हमारा समाज जो था, हमारे समाज में कितनी सारी बुराइयां थी। सती प्रथा थी, कितनी क्रूर है सोच के देखा जाए तो, एक महिला को जिंदा जलाना। मानव बलि प्रथा तक, कुछ खोंड आदिवासी थे उड़ीसा के, कुछ आदिवासी समुदाय थे, मानव बलि प्रथा, अपने बच्चों को खुशी खुशी लोग बलि चढ़ा देते थे। कितनी खतरनाक ये सब थी। ये सब क्या है, धर्म सांप्रदायिकता की बेसिस पे तो हो रही है। और तो इसलिए गांधी जी मानते थे कि बाहरी आक्रमण तो चलो ठीक है, वहां पे सैनिक लड़ रहे हैं, यहाँ पे शासन किया जा रहा है, परंतु जो खुद आप खुशी खुशी कर रहे हैं, ये उससे भी घातक हो सकता है। एक युद्ध में आपके बच्चे को मारा जा रहा है, एक है कि आप खुशी खुशी बच्चे को बलि चढ़ा दे रहे हैं, तो ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ ना। इसलिए नेहरू जी का मानना था कि सांप्रदायिकता जो होती है बाहरी आक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस सांप्रदायिकता के बेसिस पे गांव के गांव लड़ रहे हैं, गांव को दूसरा गांव वाला मार के समाप्त कर दे रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उनका मानना था कि यह आक्रमण जो है वो मनुष्यों के अवगुणों को बढ़ावा देता है, मनुष्य में जो अवगुण छिपे हुए हैं उसको बढ़ावा देता है। अतः नेहरू जी ने भारतीय रूढ़िवादी जो मानसिकता थी उसको तोड़ने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अत्यंत उत्साह के साथ स्वागत किया, क्योंकि नेहरू जी को लगता था कि अगर इस रूढ़िवादी सोच को खत्म करना है, जड़ से मिटाना है, तो इसका एकमात्र हल और उपाय है, वो है विज्ञान। अगर विज्ञान का बढ़ावा मिलेगा, प्रौद्योगिकी का विकास होगा, तो लोग धीरे धीरे बातों को समझ पाए। और क्योंकि उस टाइम 19वीं सदी में, 18वीं सदी में विज्ञान में बहुत ज्यादा क्रांति आई थी, तो नेहरू जी का मानना था कि हजारों वर्षों से जो चीजें नहीं मिट पाई हैं उसको सिर्फ और सिर्फ मिटाने का एक ही मंत्र है, वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसीलिए इसका उन्होंने स्वागत किया, और फिर इसरो, डीआरडीओ जैसे बहुत सारे संस्थाएं का उन्होंने स्थापना भी किया था। उनका विचार था कि इसके विस्तार से क्या होगा कि उदारवादी एवं विकासवादी बुद्धिवादी समाज का विकास होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अगर विज्ञान और फिर टेक्नोलॉजी पहुंचेगी तो लोग तर्कवादी बनेंगे। लोगों की एक बहुत बड़ा वर्ग जो होगा समाज का, जो शिक्षित होगा, वो धीरे धीरे उनके अंदर बुद्धिजीवी वर्ग पनपेगा और समाज में सुधार आएगी। परिणाम स्वरूप जो क्या हुआ कि धर्मनिरपेक्ष जो शक्ति है उसका भी विकास होगा। इसी कारण 1962 में उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन भी किया था। तो चूंकि उन्होंने क्या किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किया कि लोगों का जो धर्म का प्रवृत्ति है, धर्मनिरपेक्षता की भावना है, उसमें वृद्धि होगी, तो वो तो हुआ ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष जो है शक्ति है उसका तो विकास है, उसके साथ साथ क्या हुआ, जो धार्मिक लोग थे वो भी विभिन्न तरीकों से नए नए हथकंडे अपना करके वो भी अपना इसका फायदा उठा करके विकास करने लगे। और इसलिए 1962 में नेहरू जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद का भी उन्होंने गठन किया था। अब गुट निरपेक्षतावाद क्या है, तो ये नेहरू जी का बहुत बड़ा मतलब योगदान है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जिसका साउथ एशिया के जितने भी कंट्री हैं, इस गुट निरपेक्षता के लिए नेहरू जी जाने जाते हैं, वैश्विक स्तर पे इनकी नाम होती है, क्योंकि उस टाइम चल रहा था शीतकाल एक तरह से कह सकते हैं, या फिर देशों को स्वतंत्र होने की परंपरा सिलसिला चल रही थी 19वीं सदी में। तो बहुत सारे देश स्वतंत्र हो रहे थे, तो उसमें गुट बन गए थे। रसिया का गुट, वो तो अभी भी देखने को मिलता है, रसिया का गुट और फिर अमेरिका का गुट। तो जो नए नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे तो उनके पास एक ऑप्शन होती थी कि या तो वो रसिया को फॉलो करें या फिर वो अमेरिका को फॉलो करें। तो जब भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि ना ही हम रसिया को, क्योंकि हम आजाद देश हैं, भारत आजाद देश है, तो रसिया को भी फॉलो नहीं करेंगे, अमेरिका को भी फॉलो नहीं करेंगे, अपना खुद का एक, जितने भी देश छोटे छोटे देश आजाद हो रहे हैं, खुद का एक अपना ग्रुप बनाएंगे। वही बन गया गुट निरपेक्षतावाद, अर्थात किसी गुट को फॉलो नहीं करना है, भारत का खुद की नीति होगी, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र हो चुका है।
तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार से बांटा गया है इसको पढ़ने के लिए। गुटनिरपेक्षतावाद, युद्ध नहीं होना पहला है, दूसरा है तटस्थता की नीति। पहला केस में युद्ध का ना होना और दूसरा में है तटस्थता की नीति। तो युद्ध नहीं होना और निशस्त्रीकरण, ठीक। तो जो इन गुटों की वजह से युद्ध चल रहा था वैश्विक स्तर पे, तो इस गुट निरपेक्षतावाद में नेहरू जी ने कहा कि अब युद्ध नहीं हम लोग करेंगे, नहीं होने देंगे और फिर निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि शस्त्रों की संख्या अब घटानी है। और फिर तटस्थता की नीति, किसी गुट में शामिल नहीं होना है, ना तो अमेरिका में जाना, ना रसिया में, किसी भी गुट में नहीं जाना है, हम आजाद हैं, हमें छोड़ दो, इनका नेहरू जी का मानना था, कहना था। तो जो गुट निरपेक्षता था, उसका तटस्थता था, उसको दो भाग में बांटा गया, पड़ोसी के साथ संबंध और दूसरा है वैश्विक स्तर पर संबंध। तब ठीक है, आप ना रसिया में जा रहे हैं, ना अमेरिका में जा रहे हैं, ना किसी गुट में जा रहे हैं, तो क्या होगा कि भारत का खुद का अपना एक नीति बनाया गया कि हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध रखेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे और फिर वैश्विक स्तर पे हमारा संबंध और व्यवहार कैसा होगा। तो नेहरू जी के प्रमुख जो दो मुद्दे थे उसमें से अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर दिया था। पहला जो इनका मुद्दा था कि युद्ध विरोध करना या फिर निशस्त्रीकरण, तो ये भी बहुत ज्यादा विश्व को उस टाइम जरूरत था, क्योंकि बहुत जल्द प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, बहुत सारे सप्तवर्षीय युद्ध वगैरह हो रहे थे। तो इसलिए उनका यह युद्ध से तटस्थता की नीति जो थी, नेहरू जी ने तटस्थता की नीतियों को अपना करके विश्व में शांति के साथ साथ शक्ति संतुलन भी स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। क्योंकि विश्व में अगर दो गुट बन जाते तो उन लोग आपस में लड़ते कि कोई भी देश स्वतंत्र हुआ उसको अपने मिलाने के लिए संघर्ष करते, और इस संघर्ष में जान माल की क्षति होती, शीत युद्ध जिसको बोला जा रहा था। तो इसलिए क्या किया कि इन्होंने, नेहरू जी ने वैश्विक स्तर पे ना ही अपने पड़ोसियों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई और वैश्विक स्तर में शांति लाए और साथ ही साथ शक्ति संतुलन को भी स्थापित करने का इन्होंने कार्य किया था। नेहरू जी युद्ध के समर्थक नहीं थे, नेहरू जी बिल्कुल भी युद्ध के समर्थक नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के विदेश नीति का निर्धारण करते हुए पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा की थी। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाहू एन-लाई, 1954 में चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाहू एन-लाई और पंडित नेहरू ने मिलकर के संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किए थे। तो पंचशील सिद्धांत जो है वो नेहरू के बीच और फिर चाइना के जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे चाहू एन-लाई, इन दोनों के बीच में हुआ था और इस समझौते के माध्यम से इन लोगों ने विदेश नीति का निर्धारण किया था कि विदेश के साथ कैसी नीति और कैसे रुख अपनानी है। और इसमें से देखिए कि पंचशील में क्या 5 क्या सिद्धांत है जिसको उन लोगों ने साइन करके एक मोहर लगा करके नीति बनाया था। तो पहला था कि दोनों देश भारत और चाइना एक दूसरे की प्रादेशिक जो संप्रभुता है उस तथा एकता की आदर करेंगे, अर्थात एक दूसरे की सीमाओं पे चढ़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के देशों की रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी स्वतंत्रता की, उसकी अपने हित की रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा नीति था अनाक्रमण, मतलब एक दूसरे पर अटैक नहीं करना है। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। भारत में कुछ भी हो रहा है चाहे चाइना में कुछ भी होगा तो दूसरा देश उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या होती है ना, बाहरी देशों के इंटरफेयर करने से क्या होती है कि क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा मिलता है। तीसरा हो गया 4 पॉइंट था कि पारस्परिक मित्रता एवं समानांतर रखेंगे और भारत और चाइना क्या करेंगे, पारस्परिक मित्र रहेंगे क्योंकि ये दोनों पड़ोसी भी हैं और समानांतर रूप से चलेंगे, एक दूसरे के जो हित हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक किसी भी तरीके का उस पर क्षति वार नहीं करेंगे। 5 जो पॉइंट था वो था शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व बनाए रखेंगे और मिल करके शांतिपूर्ण व्यवस्था को इन लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नेहरू जी विश्व शांति के समर्थक थे, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रत्येक देश के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। इसलिए उन्होंने तटस्थता की नीति को अपना लिया था, क्योंकि उनको सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना था, इसलिए उन्होंने तटस्थ बन गए, ना ही किसी देश से विरोध करना है, ना ही किसी देश का फेवर करना है।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गुट बंदी में भाग लेना स्वीकार नहीं किया। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटबंदी चल रहा था कि हमारे साथ कितने देश हैं, हमारे साथ कितने देश हैं, उन्होंने उसमें बिल्कुल भी भाग लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अभी अभी आजाद हुए, हमें अकेला छोड़ दिया जाए, आप लोग को जो करना है कीजिए। इसका कारण यह था कि जो शीत युद्ध चल रहे थे, शीत युद्ध जो चल रहे थे उसमें दोनों राजनीतिक आदर्शों के पीछे व्यापक सैनिक और आंतरिक ताकत थे। अतः नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति का निर्धारण करते हुए विदेश नीति की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया था। नेहरू जी सभी देशों के साथ समान आधार पर सहयोग चाहते थे। इसलिए 1959 में उन्होंने मार्शल पीटो तथा कर्नल नासिर नामक दो व्यक्ति के साथ मिलकर के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष नामक आंदोलन को जन्म दिया था। तो 1959 ईस्वी में उन्होंने बेलग्रेड में मार्शल पीटो और कर्नल नासिर के साथ मिलकर के गुट निरपेक्ष नाम आंदोलन को जन्म दिए थे। इस प्रकार उन्होंने भारत के विदेश नीति को स्वतंत्रता प्रदान किया था। अब इसके बाद खत्म हो जाते हैं नेहरू जी। नेक्स्ट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ, और पूरा हिस्ट्री जो आस्था है इसका कंप्लीट है, इसको हम लोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक लाया जाएगा मेंस का सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।